Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question, as we can see here for today, is which of the following about the animal birth control rules 2023 is correct? So first of all, I will have to explain to you guys a few things about these rules. So first of all, as you should all know that the ABC rules of 2023 है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ऑफ 2023 रिप्लेस्ड द ABC डॉग रूल्स ऑफ 2001 है ना। तो डॉग स्पेसिफिक रूल्स थे पहले ये, फिर इसको इन्हेंस करके एक तरह से काफ़ी सारे जो एनिमल्स, जो कम्युनिटी एनिमल्स होते हैं उनको कवर करने के लिए है ना, नॉट जस्ट डॉग्स। एंड सेकेंड थिंग इज ये रूल्स, अगर रूल्स बनाए गए हैं तो रूल्स के लिए आपको पता है रूल्स ऐसे ही नहीं बनते। रूल्स बनाने की जो अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव के पास, वो ऐसे ही नहीं आती। एग्जीक्यूटिव के पास कोई आर्बिट्ररी अथॉरिटी नहीं होती है। रूल्स अगर बनाने हैं तो रूल्स बनाने के लिए आपके पास लॉ होना चाहिए, जो उन रूल्स को बनाने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव को, बेसिक पॉलिटी है ना। तो लॉ कौन सा है? दीज रूल्स आर अंडर लॉ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960 है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपका ये एक लॉ था जिसके अंडर आपका ABC डॉग स्पेसिफिक रूल्स ऑफ 2001 विच आर रिप्लेस्ड बाय ABC रूल्स ऑफ 2023 है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल स्पेसिफिकली एम्फसाइजेज ऑन स्टेरिलाइजेशन ऑफ community animals, stray animals, and also vaccination. It also provides for the feeding habits, जो लोग जैसे खाना खिलाते हैं इन एनिमल्स को, तो वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, किस एरिया के आसपास, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। हमें इतना डिटेल की नीड नहीं होती है, यू जस्ट हैव टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ दीज थिंग्स। तो दूसरी खास बात क्या है कि जो आपका 2001 के ABC रूल्स थे, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स थे, उसमें टर्म यूज होता था स्ट्रे डॉग्स, बिकॉज दे वर डॉग स्पेसिफिक। तो स्ट्रे डॉग सिंपली मीन्स लाइक कि ऐसा जैसे आपका ओनरलेस इंट्रूडर्स की तरह उनको ट्रीट किया जाता था, एज इफ दे आर इंट्रूडिंग आर कम्युनिटी स्पेस है ना। तो स्ट्रे डॉग्स क्या है, एक तो ओनरलेस हैं और उनको इंट्रूडर्स, बट अब उनको स्ट्रे डॉग्स ना बोल के अब ये टर्म रिप्लेस कर दिया गया है कम्युनिटी एनिमल्स, मतलब कि उनकी भी अपनी एक कम्युनिटी है, दे आर कम्युनिटी एनिमल्स, दे हैव देयर टेरिटरी एंड ऑल, एंड दे डिजर्व टू हैव अ राइट ट्रीटमेंट, राइट स्पेस टू लिव इन है ना। तो ये सारी चीज़ें। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ABC रूल्स ऑफ 2023 दे वर नोटिफाइड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960, बिल्कुल सही। द 2023 रूल्स रिप्लेस द ABC डॉग रूल्स ऑफ 2001, बिल्कुल सही। द रूल्स यूज द टर्म कम्युनिटी एनिमल्स इंस्टेड ऑफ ओनली स्ट्रे डॉग्स, बिल्कुल सही है ना। तो उनको एक तरह से इंट्रूडर्स की तरह ना दिखा के उनको पार्टिसिपेंट की तरह दिखाया गया कि दे ऑल्सो शेयर द लाइक community space with all of us. We are animals, like humans are animals, just the same way stray dogs or whatever you say are also animals. They too deserve the community space, but in a manner that the human animal conflict should be balanced है ना। तो that's all, easy question, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट अ रामसर साइट, अ रिसेंटली एडेड रामसर साइट, गोगा बील लेक। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। गोगा बील लेक ऑफ बिहार, बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है ये है ना। डिस्ट्रिक्ट आपको नाम भी पता हो तो गोगा बील लेक इन बिहार इज ऑफिशियली, अभी तक कितनी थी, 93 थी, इज ऑफिशियली द 94th रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए रामसर साइट है ना। रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट्स वैसे वेटलैंड्स हैं जिनको इंटरनेशनल कंजर्वेशन के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता भी होगा। फिर आपको रामसर कन्वेंशन पता होना चाहिए, ईरान में जो साइन हुआ था रामसर सिटी में है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम डिस्कस करा हुआ है, ये न्यूज़ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ऑफिशियली इंडिया एज ऑफ टुडे ऑफिशियल स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 94 रामसर साइट्स हैं, जिसमें 94th है गोगा बील लेक। डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना। तो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑफिशियली एज इंडिया 94th रामसर साइट
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन वाटर, है ना। तो यूएन वाटर कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली नाम से पता चल रहा है इट इज टू लाइक सॉल्व द ऐसे जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स होती है ना, जैसे मान लो ये दो नेशन है, इनकी एक रिवर है जो इनकी बिल्कुल बाउंड्री पे है, जो एक तरह से नेचुरल बाउंड्री की तरह भी एक्ट करता है, और एक तरह से क्या होता है फिर इस पे डिस्प्यूट होता है, रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, जस्ट लाइक आर लाइक काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी इसमें अगर मैं बात करूं, फिर आपका जैसे तीस्ता रिवर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ट्रांस बाउंड्री रिवर एज वेल एज लेक्स, ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए ये आपका कन्वेंशन है, यूएन वाटर कन्वेंशन, है ना। जो आपका इनिशियली जो है सिर्फ मतलब आपका छोटे लेवल पे था, बाद में इसको जैसे यूएन मेंबर्स जो हैं इसमें ज्वाइन करते गए, एंड इट इज़ बेसिकली ऑन द लाइक कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, है ना। तो विच साउथ एशियन कंट्री बिकेम द फर्स्ट, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज साउथ एशिया में, है ना। अब आपको ज्योग्राफी में ये तो पता ही होगा कि साउथ एशिया किसको बोला जाता है ना, तो ये मुझे बताने की नीड नहीं है, बट द साउथ एशियन कंट्री विच बिकेम द फर्स्ट इन द रीजन, साउथ एशियन रीजन टू ज्वाइन दिस वाटर कन्वेंशन इज बांग्लादेश। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए बांग्लादेश ने ज्वाइन करा है, बिकॉज आपको पता है बांग्लादेश में हैव द होप्स की एक तो तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, फिर आपका जैसे गंगा रिवर, गंगा एक्ट्स एज द लाइक आपका शेयर्ड रिवर बिटवीन द टू नेशंस, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपका, मैं अगर बात करूँ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, फिर आपका काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं इट विल लाइक एक्ट एज लाइक न्यू होप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल यूज ऑफ दीज ट्रांस बाउंड्री रिवर्स एंड लेक्स, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर अब्राहम अकॉर्ड्स, नेक्स्ट इज योर अब्राहम अकॉर्ड। कुछ नहीं है, 2020 में यूएस लेड, अगर मैं बात करूं, एक यूएस ने मतलब ब्रोकर्ड क्या होता है कि यूएस एक्ट एज द मीडिएटिंग पार्टी, है ना। तो यूएस ब्रोकर्ड एग्रीमेंट्स जो जिनका मोटिव था टू नॉर्मलाइज द रिलेशन, है ना, जियो पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन लाइक द अरब कंट्रीज, है ना, अरब कंट्रीज जो कि आपका मुस्लिम मेजर कंट्रीज हैं, जो भी आपका अरब कंट्रीज है ना, प्लस आपका इज़राइल, है ना, जो कि एक लीगली आइडेंटिफाइड जो स्टेट है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो ये इनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है कि अरब कंट्रीज इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, इनके बीच में आपका जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको नॉर्मलाइज करने की बात इसमें होती है। अब्राहम क्यों, बिकॉज जैसे अगर मैं जूस की बात करूं और मुस्लिम्स की बात करूं, दे हैव दैट थिंग कि अब्राहम जो है एज अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अ सेट ऑफ यूएस ब्रोकर्ड नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स बिटवीन द इजराइल एंड सेवरल अरब मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज बिगिनिंग इन 2020, है ना। तो इट सिंपली रेफर्स टू लाइक कि आपका कैसे इसराइल को और बाकी सारी जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं जो कि मुस्लिम मेजर हैं, और यहाँ पे आपका एक आइडेंटिफाइड जो स्टेट, ये इनके बीच में एक तरह से कैसे डिप्लोमेसी लाई जाए, कैसे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को ठीक करा जाए, उस सब चीज़ों को लेके, है ना। और ये यूएस लेड है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कोरागा ट्राइब, इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कोरागा ट्राइब इज़ अ पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मैंने आपको काफ़ी बार बताया आपने इसी एमसीक्यू सीरीज़ में कि आपका धेबार कमीशन ऑफ 1960, है ना, रिकमेंडेड फॉर द लाइक क्रिएशन ऑफ पीटीजीज, है ना, आपका प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, जिसका 2006 में नाम चेंज करके पीवीटीजी कर दिया गया है। अब ये क्या होते हैं, देखो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जैसे आपके एसटीज, है ना, उसमें भी आपका जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ट्राइबल एरियाज में, उसमें भी जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ना, जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, लो लिटरेसी रेट, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें, तो उनको पीवीटीजी बोला जाता है। तो लाइक कोरागा ट्राइब ऑफ लाइक कर्नाटका एंड केरला, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो अ पीवीटीजी फाउंड इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फंक्शनल फूड्स। जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक होता है फूड सिक्योरिटी,
कि कैसे हम अपने जो, अगर मैं इंडिया के लेवल पे बात करूं, कैसे हम अपने जो सिटीजन्स हैं उनको फूड एक्सेस की अगर मैं बात करता हूं, है ना, वो सारी चीज़ें कि फूड कैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हम इंश्योर करें सभी सभी सेक्शंस ऑफ पीपल के लिए, है ना। लेकिन फूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बिकॉज फूड तो आप एक ही टाइप का कंज्यूम करो, अगर आपकी प्लेट में एक ही टाइप का फूड है एंड यू आर नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन, इट कैन लीड टू लाइक माल न्यूट्रिशन इश्यूज, है ना, इट कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ्स ऑफ लाइक यंगर पॉपुलेशन, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए आप जैसे मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट मिशन, फिर आपका अगर मैं बात करूं कि आप अपना जो प्लेट है उसको जो न्यूट्रिशनल अगर मैं एस्पेक्ट से देखूं तो डाइवर्सिफाई कीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप अगर प्लेट में लेते हैं खाते टाइम, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है अलग अलग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट देख के आप उसको काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ फूड्स को कंज्यूम कीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट कंज्यूम करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सिटीजन्स को ये चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल भी हैं। अब उस पर फिर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिकल लेवल पे कि काफ़ी सारे जो न्यूट्रिशनल अगर मैं फूड्स बोलूँ तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ये सारे इश्यूज अगर मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिंपली फंक्शनल फूड्स की बात करूँ तो फंक्शनल फूड्स आपका अगर मैं बात करूँ फंक्शनल फूड्स, तो ये सिंपली क्या है, आपका बायोटेक की अगर मैं बात करूँ, बायोटेक इज फोकसिंग ऑन द हाउ लाइक कैसे हम फूड्स में कुछ ऐसे चेंजेस कर दें, जैसे जो राइस है, राइस खाने की जगह हम राइस में ही बायोटेक की मदद से उसमें कुछ वाइटामिन ऐड कर दें। तो वाइटामिन एनरिच राइस हो गया। लाइक मिल्क है, नॉर्मल मिल्क में अगर हम कुछ ओमेगा 3 फोर्टिफिकेशन कर दें, तो इससे क्या होता है कि आप जो नॉर्मल फूड्स हैं उनको एनरिच कर रहे हैं, तो उनको बोल देते हैं हम फंक्शनल फूड्स, कि ऐसे एनरिच्ड फूड्स विच विल प्रमोट हेल्थ और ऑल्सो प्रिवेंट डिजीज, है ना। तो बेसिक न्यूट्रिशन से कुछ ज़्यादा मिलेगा एंड फंक्शनल फूड्स की हेल्प से, मतलब बायोटेक की हेल्प से ऑब्वियसली, है ना। और इसमें आपके सारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। सबसे पहले तो आपका अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रीजेनोमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप न्यूट्रीजेनोमिक्स में क्या देखते हैं कि कैसे जो न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे जीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब पता क्या होता है, लाइक आपके पास जैसे जो जीन्स हैं आपकी बॉडी में अवेलेबल जीन्स हैं हर इंसान के, है ना, अपने अपने। तो उसमें क्या है कि कैसे इंसान के जो जीन्स है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग देम। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे जीन्स का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो, है ना। तो इंटरेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रीजेनोमिक्स हो गया, आपका बायो फोर्टिफिकेशन हो गया, 3D फूड प्रोसेसिंग हो गया, आपका 3D फूड प्रिंटिंग हो गया, आपका बायो प्रोसेसिंग हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक साथ मिलके, अगर मैं बायोटेक में बात करूँ तो ये देखते हैं कि कैसे हम जो नॉर्मल फूड्स है उसमें बाहर से खुद बायोटेक की मदद से कुछ न्यूट्रिएंट्स डालें, उन फूड को नॉर्मल फूड से बढ़ा के उनको एक न्यूट्रिएंट इनरिच्ड फूड्स बनाएं, जिनको हम फंक्शनल फूड्स बोलते हैं टेक्निकली। तो आपको ये पता होना चाहिए, उससे क्या होगा, आप एक तरह से जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ जो हम देखते हैं वो उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं, फूड्स दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड द बेसिक न्यूट्रिशन, है ना। फॉर एग्जांपल फोर्टिफाइड फूड्स, है ना। फिर मैंने आपको बोला जैसे मिल्क में आप ओमेगा 3 अगर ऐड करें, जैसे राइस में आप वाइटामिन ऐड करें, है ना। तो सिंपल कार्ब्स की जगह आपको राइस खाने के साथ साथ आपको वाइटामिन से मिल जाएंगे, तो एक तरह से क्या हो जाता है कि मल्टी न्यूट्रिएंट डाइट हो जाती है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। एनरिच्ड फूड्स जो होते हैं उनको फंक्शनल फूड्स बोला जाता है, जिसमें स्पेसिफिकली हम न्यूट्रिशन बाहर से ऐड करके क्या करें, उनको आपका एक तरह से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करें अपनी पॉपुलेशन को, है ना। नेक्स्ट है स्मार्ट प्रोटीन्स। अब फिर नाम से ही पता चल रहा है, देखो एक होता है कन्वेंशनल प्रोटीन्स, जो आपने नॉर्मली आपको पता है मिल्क, एग, मीट, ये सारी चीज़ें जो आप इतने डेकेड्स या ऑल अलोंग द लाइक आपका हिस्ट्री आप क्या करते हैं इनको कंज्यूम करके प्रोटीन। अब क्या है कन्वेंशनल प्रोटीन्स जो है उनको, एक तो आपका क्या है, अगर एक नॉर्मल फीड में आप इन चीज़ों को, जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका पल्सेस हो गए ये सब, तो एक तो क्या होता है कि जो आपका यील्ड होती है ना, यील्ड, तो प्रोटीन सोर्सेज जो है उनको यील्ड जो है एक नॉर्मल एग्रीकल्चरल फीड से उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कार्ब्स एंड ऑल की होती है ना, जैसे राइस हो गया ये सब। तो कहीं ना कहीं आपका ना इससे क्या हो जाता है, इससे ना आपका अवेलेबिलिटी का इशू आ जाता है। लेकिन अगर हम कुछ ये करें कि बायोटेक की मदद से
आपका क्या करें, प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाएं खुद से, है ना, एनरिच करें उनको, तो वो क्या कर सकते हैं, इन कन्वेंशनल सोर्सेज को रिप्लेस करके एक तो प्रोटीन जो सोर्सेज की है एक्सेसिबिलिटी उसको इंश्योर कर सकते हैं, वही फिर आपका जो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं, वही आपका माल न्यूट्रिशन इश्यूज से भी आपका टैकल करेंगे ये सारी चीज़ें। तो स्मार्ट प्रोटीन्स जैसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या फूड टेक कंटेक्स्ट रेफर्स टू प्रोटीन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग एडवांस्ड बायोटेक और ऑल्टरनेटिव मेथड्स, है ना। कन्वेंशनल मेथड्स मतलब कि उगा के खेती करके, एक होता है कि लैब में आप प्रोटीन जो है एडवांस बायोटेक की मदद से आप क्या करो, जैसे प्लांट बेस्ड आप प्लांट्स के लिज्यूम्स एंड ऑल से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करो, फिर आप प्लस हो सकता है जैसे फर्मेंटेड प्रोडक्शन, है ना, प्लस हो सकता है आपका जैसे मीट में भी अगर आप कर रहे हैं तो मीट को भी आप जैसे आर्टिफिशियल जो है प्रोड्यूस करें, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मीट बेस्ड प्रोटीन ये सब। तो आपका रिलायंस ऑन कन्वेंशनल एनिमल सोर्सेज आप रिड्यूस करेंगे उससे, है ना। तो आप क्या करें, अगर लैब में प्रोड्यूस करें तो आपका जो कन्वेंशनल सोर्स है एनिमल रिसोर्स जो आपका प्रोटीन का है उस पर आप जो है रिलायंस कम करेंगे, तो आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली एनहेंस होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि स्मार्ट प्रोटीन्स क्या होते हैं। ट्रेडिशनल प्रोटीन्स जो है उनको रिप्लेस करके उन पे रिलायंस कम करना, जैसे एनिमल बेस्ड हो गया ये सारी चीज़ें, तो उनको रिप्लेस करके आप क्या कर रहे हो, जैसे लैब में आप क्या कर रहे हो, प्रोटीन एनरिचमेंट कर रहे हो, जैसे प्लांट बेस्ड हो गया, फिर आपका कल्चर प्रोटीन्स हो गया लैब में, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज आदित्य L1, ये सबको ही पता है। आदित्य L1 इसरो के द्वारा लॉन्च, है ना, सबसे पहले तो। दूसरी बात अगर मैं करूं तो आदित्य L1 क्या है, एक ऑब्जर्वेटरी है जो सन को क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए डेटा कलेक्ट करेगी, ठीक है। और L1 क्यों, अब देखो नाम में L1 क्या है, तो आदित्य तो चलो ठीक है नाम है, L1 क्या है, L1 इज द लेग्रेंज पॉइंट जिसपे ये आपका क्या होगा, प्लेस होगा, ठीक है। अब वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, बट आप पहले ये समझो कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आदित्य L1, तो इट इज इंडियाज लूनार लैंडर, नहीं मून की बात नहीं हुई, ये सन से रिलेटेड है, किससे, सन से। तो इट इज एन इसरो, बिल्कुल, सोलर ऑब्जर्वेटरी प्लेस्ड इन अ हेलो ऑर्बिट, बिल्कुल। तो ऑर्बिट सिंपली आप ये समझो कि मतलब सन के अराउंड आपका रिवॉल्व करेगा। L1 आपका पॉइंट होगा, अब लेग्रेंज पॉइंट होगा अराउंड द सन अर्थ लेग्रेंज पॉइंट L1 टू कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व द सन। पहले तो आप ये समझो, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि लेग्रेंज पॉइंट क्या होता है ना। तो यहाँ पे तो सिंपली इतना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। कि ये नहीं हो सकता ओनली अर्थ के बारे में, इट इज अ मार्स, बिल्कुल नहीं, है ना। अभी मैं बात करता हूँ कि L1 होता क्या है। देखो लेग्रेंजियन पॉइंट या लेग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं, किसी दो सेलेशियल बॉडीज, है ना, जैसे मान लो ये B1 B2, अब मान लो इसकी एक ग्रेविटी होती है, ये अगर मान लो यहाँ पे एक बॉडी प्लेस है, तो इस जैसे मान लो A B, तो ये इसको मान लो अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल, तो FA होगा, ये B वाला कहाँ लगाएगा, FB लगाएगा, तो होगा क्या, ये दोनों एक दूसरी तरफ खींच रहे हैं, या मान लो तीसरी बॉडी कुछ भी, मतलब जिस सिस्टम, मान लो मैंने अभी ये सिस्टम कंसिडर किया है AB सिस्टम, है ना, तो जैसे मान लो ये A सन हो सकता है, B अर्थ हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट होगा इस ऑल अलोंग सिस्टम में जहां पे क्या होगा, जो FA है FB है ये सारा बैलेंस होके एक ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम आके क्या होगा, ये बॉडी जो है ये मतलब आपका इक्विलिब्रियम में रहेगी, ना यहाँ शिफ्ट होगी ना दूसरी तरफ शिफ्ट होगी, इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। ये सिंपली आप अगर मैं बात करूँ मैकेनिक्स की, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि फोर्सेस काउंटर हो गई और आपका बॉडी वहीं पे प्लेस रह गई, है ना। तो इसमें मुझे बताने की नीड नहीं है, तो बस वो पॉइंट जहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम किसी बॉडी के लिए अचीव होता है इन अ सिस्टम, इन अ सेलेशियल सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, तो वो आपका होता है लेग्रेंज पॉइंट। मतलब कि आदित्य को मैंने L1 लेग्रेंज पॉइंट, मतलब कि वहां पे आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल पुल ये सारी चीजें आपका काउंटर होके आपका ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है ना, कि ग्रेविटेशनल पुल कैंसल आउट हो जाते हैं उसके ऊपर बाकी बॉडीज के, ये आपको समझ आना चाहिए। तो विच इज ट्रू अबाउट आदित्य L1 मिशन, मिशन तो क्या है, 5 साल तक सन को ऑब्जर्व करो, डेटा कलेक्ट करो, है ना, और L1 में प्लेस है हेलो ऑर्बिट ये सब, इट इज प्लेस नियर L1 एंड डिजाइन टू कलेक्ट द सोलर डेटा कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स, बेस लाइन 5 ईयर्स, बिल्कुल सही है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लेग्रेंज पॉइंट। अब देखो किन्हीं भी दो सेलेस्टियल बॉडी, मैं सिर्फ सन अर्थ की नहीं बात कर रहा हूं, दो सेलेस्टियल बॉडी सिस्टम आपका, जैसे मान लो ये बॉडी है ये बॉडी भी, इसके बीच में कितने टोटल लेग्रेंज पॉइंट होते हैं आपको पता होना चाहिए, 5। अब वो चाहे सन अर्थ हो चाहे अर्थ मून हो, हमेशा कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 में से अब 5 कौन कौन होते हैं, L1 L2 लेग्रेंज पॉइंट, L3 L4 L5, है ना। इसमें से पहले 3 जो होते हैं दे आर अनस्टेबल,
लैग्रेंज पॉइंट ये होते हैं स्टेबल लैग्रेंज पॉइंट, मतलब कि अनस्टेबल लैग्रेंज पॉइंट में अगर कोई बॉडी प्लेस होगी इस सिस्टम के बीच में, अगर L1 L2 L3 में प्लेस हुई तो वो कॉन्स्टेंटली क्या कर जाती है, ड्रिफ्ट कर सकती है, तो उसकी पोजीशन को बार बार रीएडजस्ट करना पड़ता है, बस इतना समझो। L4 L5 क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल लैग्रेंज पॉइंट, तो यहां पे रखोगे तो ये ड्रिफ्ट अवे नहीं करती, ये आपको समझ आना चाहिए। यहां पे कांस्टेंट रीएडजस्टमेंट पोजीशन नीड नहीं होती, मतलब कि आपने जैसे मान लो ये सन है, ये अर्थ है, तो इसके बीच में मान लो L1 L2 L3 L4 L5, अब पोजीशन आपने एग्जैक्ट नहीं नोट करनी है, मैं इतना डिटेल में नीड नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए 5 पॉइंट होते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 3 मान लो अनस्टेबल हो, L4 L5 स्टेबल, यहाँ पे रखोगे तो इसको क्या करेगा, ये बॉडी मान लो जैसे आदित्य L1, हमने L1 पे रखा है, तो ये क्या है आपका अनस्टेबल पॉइंट है, तो यहाँ से ये कॉन्स्टेंटली ड्रिफ्ट अवे करता है ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑल, या बाकी सारी चीज़ें, तो इससे क्या है, इसको कॉन्स्टेंट रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है ना। इससे ज़्यादा मैं आपको स्पेस टेक में बताने की नीड नहीं है, बिकॉज फिर वो एक तरह से PhD हो जाएगी, एंड इट विल ऑल्सो लाइक काउंटर द मोटिव ऑफ आर एग्जाम, दैट इज़ टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ ऑल द थिंग्स अराउंड यू देन बीइंग लाइक अ PhD स्कॉलर इन स्पेसिफिक टॉपिक, है ना। तो मैं आपका मोटिव नहीं आपका चेंज करूंगा। सबसे पहले आप ये समझो लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं। कोई भी टू, अच्छा ये 5 सिर्फ सन अर्थ नहीं, कोई भी 2 सेलेस्टियल बॉडी आप अगर ले लो तो उनके बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स आप रखते हैं, तो आप ये समझो कि इन अ टू बॉडी सिस्टम देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट, 3 नहीं, इनफाइनाइट नहीं, लैग्रेंज पॉइंट एग्जिस्ट ओनली फॉर द, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं सबके लिए, सन अर्थ, अर्थ सन कुछ भी नहीं, मार्स वगैरह किसी के लिए भी आप 2 अगर सेलेस्टियल बॉडी लोगे तो उनके बीच में 5 पॉइंट्स आप रख सकते हैं। ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम होता है उन 5 पॉइंट्स पे, फिर वो स्टेबल अनस्टेबल वो बात की बातें हैं। अब यहाँ पे आपका तो L1 से L5 होते हैं, L1 L2 L3 आर अनस्टेबल वाइल L4 L5 आर स्टेबल, बिल्कुल सही है ना। तो ये किसी भी सिस्टम के लिए हो सकते हैं, आप कोई भी 2 सिस्टम लो उनके बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स आप लेते हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सोलर फिनोमिना। अगर मैं बात करूं तो सन की अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो सन का एटमॉस्फेयर के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले सन की जो एटमॉस्फेयर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना। ये एक तरह का प्लाज्मा बेस्ड लेयर होती है जो सन के एटमॉस्फेयर को इंटरनल मतलब टोटल एटमॉस्फेयर की एक आउटर लेयर होती है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, कोरोना के अंदर क्या आता है, सन की तरफ को क्रोमोस्फियर, है ना। ये एक थिन लेयर होती है ऑफ लाइक हॉट बर्निंग गैसेज, है ना, थिन लेयर ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज। यहाँ से आपका फिर सोलर फ्लेयर्स एंड ऑल ये सब चीज़ें अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे हाई एनर्जी है, तो ये सारी चीज़ें आपका एक तरह से बोल सकता हूँ कॉज हो सकती हैं, है ना। नेक्स्ट इज सबसे इंटरनल फोटोस्फियर। फोटोस्फियर जो आप जो बात करते हैं ना कि लोएस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोसफियर, और जो हम अगर मैं बात करूँ कि सन का जो विजिबल सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज फोटोस्फियर, है ना, सन का जो विजिबल सरफेस की आप बात करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूँ सोलर एमिशंस की, फिर हम मतलब एक साथ MCQ देख लेंगे। तो सोलर एमिशंस में आपका सोलर विंड्स आती हैं, ठीक है। सोलर विंड्स क्या होता है, जो ये मैं बोल रहा हूँ ना आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन सरफेस, है ना, ये प्लाज्मा बेस्ड है, मैंने आपको बताया कोरोना। तो यहाँ से जो प्लाज्मा पार्टिकल्स जो हैं उनका इजेक्शन हो, इजेक्टेड फ्रॉम द सन्स आउटर मोस्ट एटमोसफियर, है ना, तो ये आपका सोलर विंड होता है। सोलर विंड की वजह से आपको पता भी है इससे क्या होता है आपका, जैसे आपका मैं अगर बात करूं जो आपका अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस, नॉर्दर्न सदर्न लाइट्स, है ना, तो ये आपका अरोरा लाइट्स कॉज करता है। फिर आपका जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कॉज करता है जिससे आपका डिसरप्शन हो सकता है जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है या पावर ग्रिड्स हैं जो हम बोलते हैं एक तरह से, है ना, इश्यूज रिलेटेड टू दीज सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स एंड ऑल, है ना। नेक्स्ट होता है आपका CME, कोरोनल मास इजेक्शन, नाम से पता चल रहा है कोरोना बेस्ड, है ना। तो ये क्या है, प्लाज्मा का एक जैसे लार्ज एक्सपल्शन की अगर मैं बात करूं, प्लाज्मा स्ट्रीम, है ना, तो सन के आउटर मोस्ट एटमोसफियर जो है कोरोना बेस्ड, उससे आपका क्या है प्लाज्मा एक्सपल्शन एंड लाइक मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम द सन्स आउटर मोस्ट एटमोसफियर, है ना। तो ये होता है कोरोनल मास इजेक्शन। इससे भी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ सकते हैं, इससे भी आपका डिसरप्शन हो सकता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, जो फाइनली अल्टीमेटली आपका डिसरप्ट करेगा अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम को, सैटेलाइट बेस्ड हो चाहे या आपका पावर ग्रिड्स हो, ये सारी चीज़ें, है ना। नेक्स्ट होता है आपका सोलर फ्लेयर। फ्लेयर क्या होता है, EM रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फ्रॉम द सन्स एटमोसफियर, है ना। ये क्यों होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई मैग्नेटिक एनर्जी जो कि होती है सन के सन स्पॉट्स में।
सन स्पॉट्स आपने सुना होगा, सन के सरफेस पे आपको जो डार्क स्पॉट्स दिखते हैं ना उनको सन स्पॉट्स बोलते हैं, जिनका जो टेम्परेचर होता है, सन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है लेकिन इनका टेम्परेचर जो है इस सन के सरफेस टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, तो रिड्यूस सरफेस टेम्परेचर कूलर स्पॉट्स होते हैं, है ना, रिलेटिवली। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ना इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है इन स्पॉट्स में। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, ये सब क्या होता है ये आपको इतनी नीडेड नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मैग्नेटिक एनर्जी जब रिलीज होती है तो एज द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स वो रिलीज होती है, फिर वो आपका क्या होती है, इंटरेक्ट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, फिर उससे ऑरोराज प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम सॉल्व करते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, लार्ज एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटाइज प्लाज्मा फ्रॉम द सन्स कोरोना, बिल्कुल सही, अभी अभी पढ़ा, है ना। सोलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर क्या होता है, सडन इंटेंस ब्राइटनिंग इन द कोरोना रिलीजिंग ईएम रेडिएशन, बिल्कुल सही। सन स्पॉट क्या होता है, टेम्पररी डार्कर, है ना। अच्छा ये टेम्पररी होते हैं क्यों, देखो सन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो 11 साल में 11 ईयर्स हम सन साइकिल अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। इसमें क्या होता है, सन के सरफेस पे सन स्पॉट्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ सन स्पॉट्स वेरी करते हैं। तो अभी यहां सन स्पॉट्स हैं, फिर ये वेरी करते जाएंगे, तो इसलिए क्या होता है ये कोई परमानेंट नहीं है। टेम्पररी डार्कर कूलर रीजन ऑन द सन्स फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर मतलब कि जो विजिबल सरफेस की हम बात करते हैं, है ना, एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आप ये ऑप्शन देख लो, सीएमई अमिट्योर शार ऑन अर्थ, बिल्कुल नहीं। सोलर फ्लेयर अ टाइप ऑफ अर्थक्वेक, ये तो कॉमन सेंस है। अ परमानेंट होल इन द सन सरफेस, परमानेंट होल की तो बात ही नहीं हो रही है। इट इज अ सन स्पॉट, मतलब कि एक कूलर स्पॉट होता है, टेम्पररी डार्क स्पॉट होता है सन के सरफेस पे, और जहां पे आपका हाई मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है, विच कैन बी द सोर्स ऑफ सोलर फ्लेयर एंड ऑल, है ना, विच इज द सोर्स ऑफ सोलर फ्लेयर एंड अदर मैग्नेटिक इवेंट्स, है ना। हाई मैग्नेटिक एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो सारा सोलर फ्लेयर स्ट्रीम की तरह, एक ईएम वेव्स की तरह आपका फिर आके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। सीएमई ओनली विजिबल एट नाइट, बिल्कुल नहीं। सोलर फ्लेयर कॉजेज टाइड्स, बिल्कुल नहीं। सन स्पॉट ओजोन डिप्लेशन रीजन, बिल्कुल नहीं। ऑल थ्री आर सेम फिनोमिना विद डिफरेंट नेम, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको, मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करें, एमसीक्यू तो आप सॉल्व कर लेंगे, मेरा मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। तो सीएमईज क्या है, कोरोना कोरोनल मास इजेक्शन, नाम से पता चल रहा है कि कोरोना से जो भी आपका एक्सपल्शंस होते हैं, एक्सट्रीम एक्सपल्शन होता है मैग्नेटिक, जो प्लाज्मा है, कोरोना में क्या है, प्लाज्मा है ना, मैंने बताया था प्लाज्मा लेयर, तो वो होता है सीएमई। फिर आपका सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, ईएम रेडिएशंस होती हैं जो इंटेंस आपका रिलीज होती हैं। तो आउटबर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, सन स्पॉट्स क्या है, हाई मैग्नेटिक एक्टिविटी, है ना, और कूलर सरफेस टेम्परेचर देन द मतलब रिलेटिवली देन द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, है ना, ऑल अराउंड इट, है ना। फिर ये आपका टेम्पररी होते हैं, डार्कर स्पॉट होते हैं, इट्स नॉट अ होल, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सोलर विंड। तो सोलर विंड इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, बिल्कुल सही। ईएम वेव्स, ठीक है, ये रिलीज होती हैं तो चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन दैट कैन प्रोड्यूस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड अफेक्ट सैटेलाइट्स एंड पावर ग्रिड्स, बिल्कुल सही। सोलर विंड इज अ टाइप ऑफ ओशन करंट ऑन अर्थ, बिल्कुल गलत। सोलर विंड कॉजेज वॉल्केनिक इरप्शन, बिल्कुल गलत। सोलर विंड इज अ मिथ विद, बिल्कुल गलत। तो ये आपको पता होना चाहिए, इजी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ द सन्स एटमोस्फियर। मैंने आपको क्या बताया, सबसे बाहर होता है कोरोना प्लाज्मा बेस लेयर, है ना। फिर आपका यहाँ से सीएमई होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन। फिर उसके बाद आता है क्रोमोस्फियर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक थिन लेयर होती है जिसमें हॉट बर्निंग गैसेज होती हैं, है ना, गैसेज बर्न होती है, तो यहाँ से भी आपका ये सारी सोलर फ्लेयर इवेंट ये सब, है ना। फिर उसके बाद आता है सन के विजिबल सरफेस की हम जिसकी बात करते हैं, दैट इज फोटोस्फियर, जिसपे सन स्पॉट्स होते हैं। सन स्पॉट्स आपका क्या होते हैं, टेम्पररी डार्क स्पॉट्स ऑन द सन सरफेस, जो कि रिलेटिवली कूलर होते हैं सन के बाकी सरफेस टेम्परेचर से, और इट इज द सोर्स ऑफ लाइक सोलर फ्लेयर्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है ना। मैग्नेटिक एक्टिविटी के वजह से क्या होगा आपका जो अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक एनर्जी जब रिलीज होगी तो एक तरह से आपका चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होंगे, ईएम वेव्स एंड ऑल, और वो आपका आके फिर क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके ऑरोराज प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आप नॉर्दर्न लाइट सदर्न लाइट भी बोलते हैं। नॉर्दर्न लाइट, मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑरोरा, एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, एक होता है ऑरोरा बोरियलिस। आप मुझे ये बताएं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस में से नॉर्दर्न लाइट कौन सी है और सदर्न लाइट कौन सी है ना। आपको पता होगा ना ऑरोरास क्या होते हैं, जो आपको आप काफ़ी सारा, जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स की अगर मैं बात करूँ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो ये भी होता है आपका, जैसे ऊपर अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न पोल के आसपास, जैसे नॉर्वे एंड ऑल इस एरियाज़ में। फिर आपका सदर्न पोल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना ऑरोराज देखे जाते हैं, जो आपका लाइट्स होती हैं इन द स्काई, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिंपल सा, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा अगर आपको पता है तो, है ना। तो लेयर्स ऑफ द सन एटमोसफियर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ द सन्स
एटमोस्फेरिक लेयर्स फ्रॉम द इनर मोस्ट। तो इनर मोस्ट तो क्या है, सबसे पहले इनर मोस्ट क्या है, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के बाद कोरोना, है ना। तो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, बिल्कुल सही है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द कोरोना, अब देखो, द फोटोस्फीयर इज द लोएस्ट, जो हम विजिबल सरफेस की बात करते हैं, एंड द विजिबल सरफेस, है ना, लोएस्ट लेयर ऑफ द सन। फोटोस्फीयर के ऊपर आता है क्रोमोस्फीयर, अ थिन लेयर ऑफ बर्निंग गैसेज वेयर सोलर प्रोमिनेंसेज अकर, सोलर फ्लेयर्स एंड ऑल। द कोरोना इज द आउटरमोस्ट लेयर, जहां से सीएमई होता है, अ प्लाज्मा हेलो एक्सटेंडिंग मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स विजिबल ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। हाँ बिल्कुल सही, जब सोलर एक्लिप्स के टाइम पे आपको ऐसी लेयर दिखती है ना, जैसे डार्क हो गया सारा, फिर आपको एक शाइनिंग ब्राइट लेयर दिखती है हेलो टाइप, ये सन के अराउंड, वो आपका कोरोना आप बोल सकते हैं, आउटरमोस्ट लेयर, है ना, सन एटमोस्फेयर की। नेक्स्ट, which of the following statements regarding the sun's atmosphere are correct? The photosphere is the visible surface of the sun and the lowest layer of the atmosphere. बिल्कुल सही, विजिबल सरफेस ऑफ द सन, है ना, जो आपको दिखता है, एंड द लोएस्ट लेयर ऑफ इट्स एटमोस्फेयर, बिल्कुल सही, सबसे नीचे फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, फिर कोरोना, है ना। तो ये आपको बिल्कुल सही है। द क्रोमोस्फेयर लाइज जस्ट अबव द फोटोस्फेयर, बिल्कुल सही, एंड इज द सोर्स ऑफ सोलर फ्लेयर्स एंड प्रोमिनेंसेस, बिल्कुल सही। सन स्पॉट्स भी होते हैं सोर्स ऑफ दिस एंड ऑल, एंड द क्रोमोस्फेयर भी, जो आपका थिन लेयर ऑफ बर्निंग गैसेज, है ना, intense energy. Next is the corona is the outermost layer, extends millions of kilometers and is visible during a total solar eclipse. बिल्कुल सही, सोलर इक्लिप्स के टाइम पे जब आपको ऐसे बिल्कुल डार्क दिखेगा सन, है ना, सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, तो ये जो सराउंडिंग बाउंड्री दिखती है, दैट इज कोरोना, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तो कोरोना फॉर्म्स द सन्स आउटर प्लाज्मा एनवेलप विजिबल ड्यूरिंग द एक्लिप्सेस। नेक्स्ट, सन स्पॉट्स, है ना। तो सन स्पॉट्स की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला था, सन स्पॉट्स डार्क टेम्पररी स्पॉट्स ऑन द सन सरफेस, जो आपका सबसे ज़्यादा इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है, इज द सोर्स ऑफ ऑल दिस, है ना। और आपका क्रोमोस्फेयर से भी फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कूलर होते हैं देन द लाइक सराउंडिंग एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, है ना। सन स्पॉट्स आर द रीजन्स ऑन द सन सरफेस दैट अपीयर डार्कर बिकॉज दे आर कूलर देन द सराउंडिंग एरिया, बिल्कुल सही है ना। द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स फॉलोज एन अप्रोक्सीमेट 11 ईयर सोलर साइकिल। अभी अभी मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी, सोलर साइकिल को हम अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर का मानते हैं। सोलर साइकिल मतलब कि आपका इस 11 ईयर के बाद आपका नंबर ऑफ सन स्पॉट्स ऑन द सन सरफेस वेरी करता है मिनिमम से मैक्सिमम, तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, वेरी होती है मैग्नेटिक एक्टिविटी ऑफ द सन विच विल इन्फ्लुएंस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, है ना। फिर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड, ये सारा आपका अफेक्ट होता है ना। द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स फॉलोज एन अप्रोक्सीमेट 11 ईयर सोलर साइकिल, बिल्कुल सही। इन्फ्लुएंसिंग द सोलर रेडिएशन एंड स्पेस वेदर, बिल्कुल सही। इंक्रीज्ड सन स्पॉट एक्टिविटी यूजुअली कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ वीकर, बिल्कुल गलत। देखो, आपको मैंने अभी भी क्या बताया, देखो जैसे मान लो सन स्पॉट है, सन स्पॉट में इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपका अगर मान लो उससे क्या होगा, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो अगर आपका नंबर ऑफ सन स्पॉट, जैसे सन स्पॉट एक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी, तो सन स्पॉट अगर आपका इंक्रीज होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इंक्रीज होगी, सोलर मैग्नेटिक फील्ड, तो वीकर नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, है ना। क्योंकि सनस्पॉट आपका क्या होते हैं, एक तरह से शो करते हैं कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक एक्टिविटी है, बिकॉज दे आर द स्पॉट्स ऑफ इंटेंस मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एक्टिविटी, है ना। तो ये आपका गलत हो गया है ना। तो 1 and 2 ओनली, तो 1 and 2 ओनली, ठीक है। द सन स्पॉट्स आर द कूलर डार्क मैग्नेटिक रीजन्स ऑन द सन्स फोटोस्फीयर, मतलब कि विजिबल सरफेस, सन सरफेस को ही फोटोस्फीयर बोला हमने। देयर नंबर वेरीज साइक्लिकली, है ना। सन स्पॉट्स का नंबर आपका हर 11 साल में अप्रोक्सीमेटली बदलता है, इसलिए उसको सन साइकिल बोलते हैं, है ना, सोलर साइकिल भी बोलते हैं। 11 ईयर आपको पता होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। हाउएवर ड्यूरिंग द हाई सन स्पॉट एक्टिविटी, अगर सन स्पॉट का नंबर बढ़ गया तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक एक्टिविटी, क्योंकि सन स्पॉट क्या है, मैग्नेटिक रीजन्स है, तो मैग्नेटिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो सोलर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, तो मतलब कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी ना कि वीक, तो द सोलर मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर एंड नॉट द वीकर। तो स्टेटमेंट 3 क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 1 and 2 ओनली, है ना। नेक्स्ट, सो आज मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन टॉपिक्स के नोट्स बनाए कीजिए, अगर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द एग्जाम, एंड उनको रिवाइज किया कीजिए।